हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको जो ईवीएस पढ़ा रही हूँ सीटेट का। ठीक है, सीटेट फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर का जो आपका थर्ड पार्ट रहता है ईवीएस, वो मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ ईवीएस का आपका क्वेश्चन रहता है, वो 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स में फ्रेंड्स 15 मार्क्स के आपके कंटेंट आते हैं, 15 मार्क्स के आपकी पेडागोजी आती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, पहले मैं पेडागोजी पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में जो है हम लोग का ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका था। इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, चारों ओर से स्थित वस्तुओं का जो घेरा होता है उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। और ईवीएस की फ्रेंड देखिए, ईवीएस की थीम क्या होती है, तो फैमिली एंड फ्रेंड यानी कि परिवार एवं मित्र, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, वर्क एंड प्ले मतलब आप कौन सा कार्य करते हैं, किस प्रकार से खेल खेलते हैं, एनिमल्स हो गए पशुएं, प्लांट्स आई मीन पौधे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग मतलब ऐसे डिस्कस करेंगे। डेली वन क्लास में पढ़ती चलूँगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक एक चीज़ कवर करती चलूँगी। जो भी आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया फूड यानी कि कौन कौन से राज्य में किस प्रकार के भोजन प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, इसके बाद शेल्टर, कहाँ पे किस प्रकार के आश्रय आपको देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के घर कौन से राज्य में आपको देखने को मिलते हैं, किस देश में मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद यहाँ जल, वाटर, ट्रैवल, यात्राएं किस प्रकार से की जाती है, कहाँ कहाँ पे यात्राएं के दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर थिंग्स वी मेक शेडो यानी कि हम जो सोचते हैं जो करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे ऐसे करके मैंने आपको कल की क्लास में जो है फ्रेंड्स मेरा आपको ये जो है इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया था। इन्वायरमेंट जो है 2 टाइप मैंने बताए थे, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी कंप्लीट हो गई थी। एक बार आप लोग देख लीजिए एबायोटिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो नेचुरल कंपोनेंट और आर्टिफिशियल कंपोनेंट। ओके, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, डिकम्पोजन यानी कि अपघटक। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने कल की क्लास में बताया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसको मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था कि कितने सेक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के। तो 3 सेक्टर मैंने कौन कौन से बताए थे, पहले मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, यानी कि जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल और स्थल मंडल। ठीक है, और इसके जो बीच के यहाँ पे जो पार्ट रहता है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जियोस्फीयर यानी कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका स्काई ब्लू कलर का पेन है, ऑरेंज कलर का पेन है और ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये इन सब के बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं आपको क्या हो कलर कर देती हूँ। ठीक है, तो समझिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे क्या, बायोस्फीयर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल का उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, जीवमंडल कहते हैं। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। मैंने एटमॉस्फेयर में आपको क्या क्या बताए थे, 5 चीज़ें बताई थी। ठीक है, पहला मैंने ट्रोपोस्फियर बताया था यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, फिर उसका समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ट्रोपोस्फियर यानी कि समताप मंडल, मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, और एक्सोस्फीयर यानी कि बाहरी मंडल। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक का जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। कल की क्लास जिसने ना देखी हो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फटाफट से लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके हमेशा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था वायुमंडल में गैसें, कौन कौन सी गैसें हमें जो है वायुमंडल में मिलती हैं। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका नियान हो गया, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनान, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से मैंने जो है क्लासेस कराई हैं, आपको सभी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था पोल्यूशन। पोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि अनुपयोगी और आवश्यक हो अधिक पदार्थ का पर्यावरण में पाया जाना। ठीक है, यानी कि एयर पोल्यूशन हो गया आपका। तो इस प्रकार से मैंने सभी पोल्यूशन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एयर पोल्यूशन यानी कि जो आपका प्रदूषण है। प्रदूषण सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो प्रदूषण देखिए जब मानव के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन होता है, तो इसे हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पर्यावरण अवनयन क्या कहलाते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब मानव क्रियाकलाप के साथ प्राकृतिक क्रियाकलाप दोनों से पर्यावरण में क्षति पहुंचाती है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे पर्यावरण अवनमन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके मन में आ रहा होगा पोल्यूशन किसे कहते हैं, प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, प्रदूषण क्या होता है
कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ यानी कि सामान्य रूप से प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पोल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोल्यूशन जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, ये है वायु में कण अथवा गैसों के रूप में अनावश्यक पदार्थों का पाया जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं एग्जाम्पल में कि वायु प्रदूषण जो है किससे ज़्यादा फैलते हैं, तो वाहनों के धुएं के कारण, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के कारण, पटाखों के कारण, जीवाश्म और लकड़ी का जलने के कारण। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन गैसीय अवस्था में हो सकता है, कणों के रूप में हो सकता है। ठीक है। इसको मैंने डिटेल में आपको इसके पहले क्लास में बताया है। तो फिर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन। ठीक है। प्राइमरी पोल्यूशन वो होते हैं फ्रेंड्स जो सीधे, ये गैसें क्या करते हैं, पर्यावरण को सीधे प्रभावित करती हैं। ठीक है। जैसे कि आपके CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO हो गया, SO2 हो गया, NOx हो गया, NH3 हो गया, CFC हो गया। इन सभी गैसों को मैंने एक एक करके आपको बताया था। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ गया सेकेंडरी पोल्यूशन, यानी कि किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर के अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी पोल्यूशन के बारे में। प्राइमरी पोल्यूशन सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि देखिए प्राइमरी पोल्यूशन क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, आग बुझाने में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, आग बुझाने में। और वायु से भरी होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायु से भरी होती है। मात्रा कितनी होती है इसमें वायु की, तो 0.03% होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यह क्या होती है, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। ग्लोबल वार्मिंग हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक सक्रिय गैस है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कहाँ से आती है, और CO2 जो है पहला जीवों से, दूसरा ज्वालामुखी से आती है। ठीक है। पृथ्वी पे अगर हम बात करें कि CO2 कहाँ से आती है, तो जीवों से पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे ज्वालामुखी से आती है। ठीक है। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्स क्या हैं, उससे प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सभी देख लीजिए यहाँ पे आपको सामने। कल की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे। ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का दिया गया। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस प्रकार से दिए गए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, वाहनों के धुएं, ईंधन को जलाने पर, फैक्ट्रियों से, और इफेक्ट क्या क्या करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्यों पड़ रहा है, इन दोनों गैस के कारण क्या है, ताजमहल का रंग जो है पीला पड़ रहा है। H2SO4 यानी कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है। ठीक है। और यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके यहाँ पे HNO3 है। ओके, अमोनिया। तो यहाँ पे देखिए जीवाश्म तथा इन्हें जलाने पर फॉसिल्स फेफड़ों के लिए प्रदूषक का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे आपका अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्सेज क्या क्या है, तो AC है, फ्रीज है, कोल्ड स्टोरेज है, सौंदर्य प्रशासन है आपके, और इन सभी से क्या होती है, निकलती है CFC गैस। ठीक है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो टीवी है, और सॉरी टीवी कह रही हूँ मैं, आपका कोल्ड फ्रीज यानी कि आपका जो फ्रीज हो गया, या फिर आपकी जो AC हो गया, इनसे जो गैस निकलती है उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट किस चीज़ को कर रही है, तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, ओजोन परत की क्षरण हो रही है। ओके, समझ में आ गया? अब इसके आगे हम लोग चलें। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आज की क्लास में सेकेंडरी पोल्यूशन। सेकेंडरी पोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, ग्राउंड ओजोन, OH3 और स्मोक, धुआं क्या होता है। ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है मैंने आपको कल की क्लास में जो है कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए जल उपलब्धता की समस्या क्या क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में। यहाँ पे जल संसाधनों का संरक्षण, किस प्रकार से जल संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो है कंप्लीट हो गई थी। अब इसके आगे हम लोग आज की क्लास में करेंगे। यहाँ से हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होता है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इकोलॉजी यानी कि परिस्थिति क्या होता है। तो इकोलॉजी शब्द जो है ये हेकल ने दिया था। और इकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इकोलॉजी जो है ये देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से जल और मिनरल्स, पानी व खनिज पदार्थ ज़मीन से लेते हैं। उसके बाद सन की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट में। ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एबायोटिक है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट से CO2 इनटेक करते हैं, और O2 क्या करते हैं, आउटटेक करते हैं। तो जो O2 ये लोग छोड़ते हैं, तो वो O2 क्या करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है। अभी देखिए पेड़ पौधों कौन खाता है, डियर खाता है। डियर कौन खाता है, टाइगर खाता है। ठीक है। तो एबायोटिक क्या है फ्रेंड्स, एबायोटिक जो है पेड़ पौधे एबायोटिक हैं, CO2 क्या है, एबायोटिक है, और बायोटिक क्या है आपका जो है, बायोटिक हो जाएगा, डियर हो जाएगा, टाइगर क्या है, बायोटिक हो गया। ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको काफ़ी अच्छे समझाया है बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैविक का जैविक से संबंध एवं जैविक का अजैविक से संबंध
क्या कहलाता है आपका ये आपका कहलाता है इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी क्या होता है, एक परिभाषा में आपको बता दी। इकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, पारिस्थिति के अंतर्गत जैविक घटकों का जैविक घटकों के साथ संबंध एवं जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, जो संबंध को अध्ययन किया जाता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इकोलॉजी शब्द जो है, इकोलॉजी शब्द ऑइकस यानी कि क्या होता है, आइकस मतलब होता है हाउस यानी कि घर। इकोलॉजी का जनक कौन है, तो ओडम है। और इकोलॉजी का भारतीय जनक की अगर हम बात करें तो कौन है, रेंडम और मिश्रा जी हैं, यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, रामदेव मिश्रा जी। ओके, रामदेव मिश्रा जी जो है फ्रेंड्स, ये कौन है, ये इकोलॉजी का भारतीय जनक है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें को अध्ययन करेंगे। ठीक है, पारिस्थिति का अध्ययन स्तर यानी कि स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी, ये क्या होता है, स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी, इसको मैं आपको समझाऊंगी करके। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि फ्रेंड्स जनसंख्या। आप जानते हैं हमारी जो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जो जनगणना हुई है, जनगणना तो फ्रेंड्स हुआ है 2011 की। ठीक है, उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है, तो वैसे आप एक आंकड़े में अपना बता सकते हैं जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या। ठीक है, एक ही प्रजाति के सदस्यों की जो संख्या होती है उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या कहते हैं। पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जनसंख्या होती है। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि समुदाय, विभिन्न प्रजातियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे, समुदाय कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, एबायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कम्युनिटी यानी कि समुदाय प्लस अजैविक घटक को क्या कहेंगे, पारिस्थिति की पूर्ण इकाई कहा जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये जो है समुदाय यानी कि एक कम्युनिटी को जोड़ करके और एक अजैविक घटक को जोड़ करके क्या होती है, पारिस्थिति की पूरी इकाई तैयार होती है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट चलें, आगे बढ़े हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए पहले मैं यहाँ पे आपको जो है थियरी कंप्लीट कराऊंगी। थियरी कंप्लीट कराने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों का जो है एक एक करके पहले मैं आपका जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपका ईवीएस कंप्लीट करा रही हूँ, तो पहले ईवीएस कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद फिर क्या है, मैं आपका सीडीपी कराऊंगी, फिर मैं आपका हिंदी कराऊंगी, फिर उसके बाद संस्कृत रहेगा, फिर आपका मैथ रहेगा। ठीक है, मैथ क्या है लास्ट में रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है बात बायोम्स। बायोम्स क्या होता है, समान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, क्या जो बायोम्स होता है उसको समूह को क्या कहेंगे, बायोम्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक आपका कोई एक बगीचा है, बगीचा में आपको जो है आपको अलग अलग तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग पेड़ों के समूह जो रहते हैं, उन समूहों के जो समूह रहते हैं उसको क्या कहेंगे, बायोम्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात होगी ये बायोस्फीयर किसे कहते हैं। बायोस्फीयर का होता है, बायोम का जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई यानी कि जीवमंडल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हों, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हों, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हों, इन सभी का जो एक समुदाय होता है, खूब बड़ा समुदाय, उन सभी समुदाय को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल कहते हैं। कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए अब आगे हम बात करेंगे, अब देखिए आगे हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पारिस्थिति में एक जीव दूसरे जीव का भोजन पोषण स्तर बनाता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पोषण स्तर होता है, यानी कि पारिस्थिति में क्या होता है, एक जीव जो है वो दूसरे जीव का भोजन बनाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, साग सब्जियां हैं, इन सभी को कौन खाता है, इन सभी को चूहा खाएगा। ठीक है, इसके बाद कीट खाते हैं, इसके बाद मनुष्य भी खाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कीट हो गया, खरगोश हो गया, बकरी होगी, इन सभी चीज़ों को कौन खाता है, तो इन सभी चीज़ों को जो फ्रेंड्स आपका ऐसे कहा जा सकता है, जो ट्रॉपिक लेवल सेकंड हो गया, फिर ट्रॉपिक लेवल थर्ड हो गया, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, आपको इतना सब कुछ पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स किसकी, पोषण स्तर की। ठीक है, तो पोषण स्तर यानी कि प्लांट जो है फ्रेंड्स, पेड़ पौधे, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है कितनी होती है, 1000 यूनिट होती है। ठीक है,
अब ये पेड़ पौधे को जो खाएंगे कौन, रेबिट खाएं, ठीक है, रेबिट यानी कि खरगोश खाते हैं इसको। खरगोश को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। अब चलिए अगर हम बात करेंगे क्या 1000 यूनिट जो है एनर्जी जो है इसके अंदर थी, तो इसको जो है इसने खाया, तो क्या इसके अंदर इसकी पूरी 1000 यूनिट पूरी जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, या फिर इसको खाने के बाद तो मालूम पड़ रहा है आपकी मतलब इसके अंदर भी कुछ एनर्जी रही होगी पहले से, ये एनर्जी जाएगी तो इसकी प्लस हो जाएगी एनर्जी, फिर इसके बाद ये खाएगा तो इसकी डबल ट्रिपल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर जो है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है लिंडमैन जो है 1942 में बताया कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ खाता है तो क्या होता है, उसकी केवल 10% ही एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए लो एनर्जी कैसे होती है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लो एनर्जी, यहाँ पे हाई एनर्जी। हाई एनर्जी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि मान लीजिए प्रोड्यूसर, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोड्यूसर के अंदर कितनी एनर्जी होगी, 1000 यूनिट एनर्जी होती है, ठीक है। अब 1000 यूनिट जो है उसको कौन खाएगा, रेबिट खाएगा, ठीक है। मान लीजिए शाकाहारी यानी कि रेबिट है, रेबिट ने इसको खाया, पेड़ पौधे को खाया, पेड़ पौधे को खाने के बाद उसके अंदर कितनी जो है एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो कितनी होगी 10%, यानी केवल 100 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे रेबिट ने खाया, रेबिट को किसने खाया, टाइगर ने खाया, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल 3 में आ गया, इसने कितना खाया, इसने किसको खाया, रेबिट को खाया, टाइगर ने। तो टाइगर जब इसको खाएगा तो इसके अंदर कितनी जो एनर्जी है ट्रांसफर होगी, तो केवल 10% यूनिट जो है वो आपकी एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल 4th, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को रेबिट ने खाया, रेबिट को किसने खाया, टाइगर ने खाया, ठीक है। टाइगर को अब कौन खाएगा, यहाँ पे चील, पक्षी, बाज ये सब खाएंगे। तो इन सभी के अंदर कितनी ट्रांसफर होगी एनर्जी, तो केवल 1% एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे एनर्जी डायग्राम चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब चलेगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ये भी एक इसका संतुलन बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला यानी कि सीरीज जो है, फूड चेन, और यहाँ पे कह रहा है डायग्राम यानी कि पिरामिड का डायग्राम आप सभी लोग देखे हैं क्या, कमेंट करके बताइए। जिसने नहीं देखा है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी। श्रृंखला यानी कि सीरीज, और फूड चेन, और डायग्राम यानी कि पिरामिड का डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फूड चेन के बारे में, ठीक है। फूड चेन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की श्रृंखला होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहली ग्राजिंग यानी कि फूड चेन होती है, दूसरी कौन सी होती है, डिट्रीबस, ठीक है, यानी कि डिट्रोफस यानी कि अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राजिंग खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो ग्राजिंग खाद्य श्रृंखला आपकी किस प्रकार की होती है, तो जीव जो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं चरण यानी कि चरण खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। भोजन के रूप में मैं आपको बता दूं, भोजन के रूप में वो हरे पेड़ पौधे उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हरे पेड़ पौधे कौन खाता है, खरगोश खाता है, खरगोश कौन खाता है, भेड़िया खाता है, भेड़िया कौन खाता है, शेर खाता है। इसी प्रकार से देखिए जो है कॉर्न यानी कि भुट्टा, भुट्टा कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, सॉरी यहाँ खरगोश करें, भुट्टा कौन खाता है फ्रेंड्स, भुट्टा को जो है चूहा खाएगा, ठीक है। चूहा कौन खाएगा, आउल, ठीक है, आउल यानी कि उल्लू। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया कैरेट यानी कि गाजर, गाजर को कौन खाता है, रेबिट खाता है, ठीक है, यानी कि खरगोश, खरगोश ने उसको खाया, खरगोश को किसने खाया, फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को किसने खाया, लॉयन ने खाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये फूड चेन चलता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको ग्रास है, ग्रास को खाया रेबिट ने, फिर ग्रास को जो है रेट ने भी खा लिया, ग्रास को जो है फ्रॉग ने भी खा लिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका फूड चेन चलता रहता है, ठीक है, मान लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ गया पाइथन, फ्रॉग को किसने खाया, पाइथन यानी कि अजगर ने खाया, अजगर ने खाया, फिर अजगर को कौन खाएगा, तो ईगल ने खाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फूड चेन चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक चीज़ से आपको और बता सकते हैं, इसको कहा जाता है जिससे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो होता है जैविक और अजैविक घटक, जो मैंने आपको बताए थे परितंत्र के जो 2 घटक बताए थे। तो जैविक घटक जो होता है उसमें उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। और अजैविक घटक जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या कौन कौन से होते हैं, पहले आपके भौतिक कारक होते हैं, दूसरा अकार्बनिक कारक, तीसरा आपका कार्बनिक कारक। इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन सबको भी आप जानते रहिए साथ ही साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे फूड चेन यानी कि अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो जीव जो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, भोजन के रूप में मृत वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे डिस्ट्रीफस फूड चेन यानी कि अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी जैसे कि आपकी क्या है, निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव चीज़ें हैं, मृत वस्तु हैं, इसको कौन खाएगा, इसको दीमक खाते हैं, दीमक को कौन खाता है, चिड़िया खाती है, चिड़िया कौन खाता है, बाज खाता है।
तो ये भी एक प्रकार की क्या है, खास श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से खास श्रृंखला आपकी चलती है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है फूड चेन। फूड चेन जैसे कि फ्रेंड्स देखिए मैंने ऐसे ही टेम्परवारी में बना ली है, आप लोग अपना अच्छे से बना करके कर लीजिएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ये आप लोगों के एग्जाम के में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपका फटाफट से यहाँ पे नोट्स में आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए जो आपका नोट्स वाला वीडियो है इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे, सुन लेंगे ना, तो क्या होगा आप लोगों का, जो आप लोग सॉरी एक मिनट, जब आप लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट यूज लगाएंगे, जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, इसलिए पहले मैं आपको यहाँ पे ये करा रही हूँ। और जो आपको अगर प्रैक्टिस सेट भी देखना है तो प्रैक्टिस सेट जो है फ्रेंड 2023 के 2024 का मैंने जो है सॉल्व कराया है, आप लोग वहाँ उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब यहाँ पे मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ट्री दिया गया, ट्री यानी कि ये पेड़ पौधे हो गए आपके। ठीक है, पेड़ पौधे को कौन कौन खा सकता है। ठीक है, पेड़ पौधे को कौन कौन खाएगा, तो जैसे डियर हो गया, हिरन खा सकता है, रेबिट खा सकता है, माउस खा सकता है, ग्रास ऊपर खाते हैं। इन सभी चीज़ों को कौन खाएगा, इसको फ्रॉग खा सकता है। ठीक है, फ्रॉग के बाद इन सब चीज़ों को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने छोटा सा बनाया है, आप लोग बड़ा सा भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताऊंगी फूड चेन किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखला उपस्थित होती है, उसको हम फूड वेव कहते हैं, यानी कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊंगी लिविंग। अब यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं लिविंग। लिविंग यानी कि सजीव क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को पता है ईवीएस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ईवीएस में आपको पढ़ा रही हूँ लिविंग। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके पहले जब मैंने आपको 2023 में पढ़ाया था, 2023 में जो है मैंने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे डिटेल से बताया था। ठीक है, तो एक बार आप लोग वो भी देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, जितने भी मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड डाल रखे क्वेश्चन आंसर की वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सजीवों में पाए जाने वाले विशेष लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सजीव क्या होते हैं, सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव जो होते हैं श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और समय समय पर O2 को क्या करते हैं फ्रेंड, छोड़ते हैं। ठीक है, सांस छोड़ते हैं और CO2 क्या करते हैं, लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो सांस लेते हैं क्या है, हम लोग कौन सी सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना। ऑक्सीजन के भी देख रहे थे, कोरोना काल में क्या हो गया था, कमी पड़ गई थी, सभी लोग कोई सिलेंडर आ रही थी, सिलेंडर से सब लोग ऑक्सीजन लेते थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सिलेंडर थी ना फ्रेंड्स, तो सोचिए ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा था हमें। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ज़्यादा पेड़ पौधे को मत काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके तो आप पेड़ पौधों को लगाइए। ठीक है, तो सांस छोड़ते कौन सी गैस हम लोग छोड़ते हैं, तो फ्रेंड्स CO2 हम लोग छोड़ते हैं और O2 क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे जो है हमेशा CO2 को ही लेते हैं, लेकिन क्या है जब वो लोग अपने श्वसन के दौरान क्या करते हैं, CO2 को लोग छोड़ते भी हैं। ठीक है, कंफर्म हो यहाँ तक सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया एक वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, ये जो है सामान्य सी चीज़ें, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस को लेता है और छोड़ता है। तो 15 से 18 बार क्या करता है, सांस को लेता है और छोड़ता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल्स यानी कि जो जंतु हैं वो, और श्वास अंग कि कौन कौन से जंतु के कौन कौन से श्वास अंग है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी आदि, इन सभी चीज़ों में जो है, इन सभी जंतुओं में सांस लेने के लिए कौन से ऑर्गन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो मनुष्य हैं, शेर हैं, गाय हैं, सांप हैं, छिपकली, पक्षी, ये सभी लोग जो हैं फ्रेंड्स, ये सभी लोग जो हैं श्वास लेते हैं किससे, फेफड़े यानी कि फुफ्फुस से। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि मक्खी है, कॉकरोच या फिर अन्य कीट भक्षी जो होते हैं आपके जंतु, जो कितने भी कीट जो हैं, वो जो लोग जो है किससे श्वास लेते हैं, इनका से रिस्पायरेटरी आर्गन कौन सा है, तो इनका जो फ्रेंड्स रिस्पायरेटरी आर्गन होता है उसको कहते हैं वाता। ठीक है, यानी कि ट्रेकिया। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे केचुआ। केचुआ जो फ्रेंड्स है ये जो सांस लेता है, ये किससे सांस लेता है, ये अपने स्किन से सांस लेता है। ठीक है, केचुआ की जो है त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है और इसके कारण क्या होता है, वो अपने त्वचा से ही सांस लेता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे मेढक। मेढक जो है फ्रेंड्स, इसका जो है रिस्पायरेटरी आर्गन कौन सा होता है, तो इसका जो रिस्पायरेटरी आर्गन होता है वो होता है फेफड़ा यानी कि त्वचा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कौन सी होती है फ्रेंड्स, मछली होती है। ऑक्टोपस जो है मछली होती है। आप लोगों ने किसने देखा है ऑक्टोपस मछली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए अगर हम बात करें ऑक्टोपस जो मछली है ये कैसे सांस लेती है, तो ये फ्रेंड्स लेती है गिल यानी कि ग्लोम से सांस लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेल। वेल मछली यानी कि डॉल्फिन मछली। ठीक है, ये जो है फेफड़ों से और नासा द्वार यानी कि वात छिद्र से जो है सांस लेती है। ठीक है, ये जंतु जो है फ्रेंड्स समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सके। ठीक है, जो वेल मछली, डॉल्फिन मछली जो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे बड़ी ये वेल मछली जो है, ये जो है फ्रेंड्स सांस कैसे लेती है, इसके रिस्पायरेटरी आर्गन कौन से है, तो इसकी जो रिस्पायरेटरी आर्गन है वो फेफड़े हैं
और देखिए फेफड़ों से मनुष्य भी सांस लेते हैं, ठीक है। और ये किससे सांस लेती है? नासा द्वार से, ठीक है। और इसके अंदर एक वात छिद्र पाया जाता है। कंफर्म हुआ। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपका यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस में आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे। तो पौधों में जो है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं CO2 गैस जो है वो बाहर आती है। परंतु अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे जो है वो CO2 गैस अंदर लेते हैं और O2 गैस जो है वो बाहर छोड़ते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होते हैं, जबकि श्वसन क्रिया जो है रात दिन होती रहती है। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक में, पौधे जो हैं वो O2 में प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, यानी कि वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन अगर हम बात करें कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं वो लोग, उस कारण लोग अपना जो भोजन है स्वयं बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो उनकी सहायक होती है, क्या क्या होती है, आप लोगों ने से पत्ती देखा होगा ना, पत्ती की जो आप उल्टा करेंगे तो उसमें पीछे आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। तो वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बताया ना, उसमें क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, ठीक है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने शरीर में लेते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं। परंतु क्या होता है, CO2 गैस का क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। परंतु क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं वो CO2 गैस जो है वो अंदर लेते हैं, ठीक है, और O2 गैस को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। कंफर्म हुआ सभी को। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, सनलाइट में आप जो है लोग भोजन बनाते हैं अपना। तो इस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रिया रही। अगर आप कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रोग है, उसके बारे में आपको बता दूं। रोग जो है, रोग एवं उपचार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ जो रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, उसके बाद कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं, कुछ कवक जनित रोग होते हैं, कुछ परजीवी रोग होते हैं, कुछ वंशागति रोग होते हैं, कुछ आपके होते हैं हीनताजन्य असंक्रमिक रोग, अन्य रोग होते हैं, कुछ होते हैं प्रमुख पादप रोग होते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया क्या, रोग और उपचार। तो किस प्रकार से रोग होते हैं, देखिए कुछ अनुवांशिक इंजीनियर तथा बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विविध प्रमुख दिवस व दिन, विभिन्न कृषि कृतियाँ व संबंधित क्षेत्र, नेक्स्ट है आपको विभिन्न संस्थान व केंद्र। तो इस प्रकार से आपकी कल की क्लास चलेगी फ्रेंड्स। कल की क्लास में आपको ये सब पढ़ाऊंगी। अगर आपको क्लास लेनी है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहीं से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। और सुनिए आप लोग एक बात, तो देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे आपस में। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सभी सजीव में उत्सर्जन होता है, किस प्रकार से होता है। सभी सजीव जो पेड़ पौधे हैं वो लोग उद्दीपन और अनुक्रिया की जो लोग भी प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करेंगे। सजीवों में इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से सारे ऑर्गन काम करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, और आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।